हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी नई क्लास में। और आज हम जो है जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो संविधान से रिलेटेड एक पद है जिसको कहा जाता है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग के रूप में जो है इसको जानते हैं, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है। एक सबसे पहला प्रश्न यहाँ से बनता है एग्जाम में, वो ये पूछता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो वर्णन है वो संविधान के किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल आ जाएगा 148। ठीक है, आज हम इसके सारे टॉपिक्स को जो है क्लियर करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे और इसका उद्देश्य, युक्ति, सब कुछ इसके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट इसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर संविधान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद को बनाया है तो इसका जो है कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, क्या आवश्यकता थी इसके पद को जो है बनाने की, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आपने देखा है कि हमारा जो है सदन, हमारी संसद है, सबसे बड़ी जो है राष्ट्रीय पंचायत है देश की, उसके दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यों में होता है विधानमंडल, जो कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से बनकर बनता है। ठीक है, तो इन सबको कार्य करने के लिए जो है ये जितने भी देश में कार्य होते हैं, कानून का निर्माण होना होता है या फिर जो है कहीं पर नई चीजें बननी होती है, तो वहां पर धन का व्यय होता है। किसी भी कार्य में जो है धन का व्यय होता है और धन के व्यय में जो है कितना सरकार का पैसा खर्च हुआ और कितना पैसा जो है वापस आया है या प्राप्ति हुई है जो सरकार को टैक्स के द्वारा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसका जो है, जो हमने कितना व्यय किया, यानी कि कितना खर्च किया या फिर हमें कितना प्राप्त हुआ, हमारी प्राप्ति कितने की हुई। ठीक है, तो सबसे आसान भाषा में कैग के काम को समझेंगे कि कैग का कार्य ये है कि सरकार के पास कितना पैसा आया है, प्राप्त कितना हुआ है और उसमें से खर्च कितना हुआ है। यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो करता है वो धन का लेखा जोखा रखता है। ठीक है, तो अगर हम इसको जो है दूसरी भाषा में कहें, और ये किसके धन का लेखा जोखा रखता है, तो दोनों बातों को समझेंगे। ये जो है केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। ठीक है, देखो केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, दोनों ही स्तर पर ये जो है धन का लेखा जोखा रखता है। ठीक है, तो आपको यहां पर जो है एक आसान भाषा में जो है पता चला होगा कि जो कैग का कार्य है वो सरकार के खर्चों की जांच करना है, यानी कि सरकार के पास कितना धन आया और कितना खर्च हुआ, इसका सही विवरण ये जो है करता है, इसकी जांच करता है, राज्य स्तर पर करता है, केंद्र स्तर पर करता है और फिर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो यानी कि आपको ये पता चल चुका है कि धन का लेखा जोखा रखने के लिए सरकार, संविधान में एक संवैधानिक पद बनाया गया है सरकार के खर्चों का लेखा जोखा रखने के लिए, जिसको जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक या फिर कैग के रूप में जानते हैं। ठीक है, सीएजी भी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, पहला प्रश्न हमने यहाँ से आपको बताया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो वर्णन है संविधान के किस आर्टिकल में है, तो 148 में है। किसमें है? 148 में है। दूसरा, इसका कार्य क्या है, तो सरकार की आय और व्यय का जो है प्राप्ति और खर्चों का जो है लेखा जोखा ये रखता है। ठीक है, अब दूसरा शब्द जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जो है बी आर अम्बेडकर ने, इसके बारे में जो है ये जो पद है संविधान में, जो पद बनाया गया है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसके बारे में जो है बी आर अम्बेडकर ने जो है कहा है कि ये जो है सबसे महत्वपूर्ण, ये सबसे जो है संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद है, अधिकारी पद है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, बी आर अम्बेडकर ने कैग के बारे में क्या कहा है कि कैग जो है वो संविधान का अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई अधिकारी पद है तो वो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, जिसको हम कैग के रूप में जानते हैं, संविधान में जिसका वर्णन आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब जब इतनी बात हो चुकी है कि कहां पर वर्णन है, कार्य क्या है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं नियुक्ति के बारे में। ठीक है, कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न जो है एग्जाम में यहां से बनता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो सबसे सिंपल आसान जो इसका आंसर है वो ये है कि इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
लेकिन राष्ट्रपति जो है वो खुद से इसकी नियुक्ति नहीं कर सकता, वो इसके में सलाह लेता है। और किसकी सलाह लेता है? तो वो जो है मंत्री परिषद की सलाह लेता है। किसकी? मंत्री परिषद की जो है सलाह लेता है। कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है। दूसरा प्रश्न यहां से बनता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति इसके लिए जो है नियुक्ति करने के लिए जो है किसकी सलाह पर करता है? तो मंत्रिपरिषद से परामर्श भी लेता है, सलाह भी लेता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो किसके सामने शपथ लेता है, यानी कि शपथ और प्रतिज्ञा का प्रावधान किया गया है। तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके सामने शपथ लेता है? तो ये जो है ये राष्ट्रपति के सामने ही अपनी शपथ को लेता है। ठीक है, यानी कि जो है इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और इसको शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है। और तीसरी बात यहां से आती है कि अगर ये अपना त्याग पत्र देना चाहे, अगर ये अपना जो है इस्तीफा देना चाहे, तो ये अपना इस्तीफा या त्याग पत्र किसको देगा? रिजाइन किसको देगा? तो ये भी ये राष्ट्रपति को ही देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखी हैं। सबसे पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है। ठीक है। और इसका कार्य जो है सरकार के प्राप्ति और खर्चों का लेखा जोखा रखना है, या हम ये कह सकते हैं धन का लेखा जोखा रखना है। उसके बाद हमने कहा है कि B.R. अम्बेडकर ने संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी अगर पद कोई बताया है तो वो है कैगकार, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। उसके बाद इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इसको शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण एक चीज यहाँ पर निकल कर आती है कि इसका कार्यकाल, जिससे जो है अक्सर एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें तो दो चीजें ध्यान रखनी है। एक ये कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। ध्यान से सुनना, अगर इसके कार्यकाल की बात आती है तो या 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। मतलब ये है जो भी इनमें से पहले हो, अगर उसकी आयु 50 साल की है तो वो अपने कार्यकाल को 6 वर्ष को पूरा करेगा। अगर उसकी आयु जो है 62 है, 60 प्लस है, 60 है, तो फिर वो जो है जब उसकी आयु पूरी हो जाएगी 65 साल तो वो इस पद को छोड़ देगा उसी समय। अगर कोई व्यक्ति 62 ईयर की एज में जो है कैग के पद पर नियुक्त होता है तो वह केवल अपनी 65 वर्ष की एज को पूरा करेगा, उसके बाद उस पद से हट जाएगा, क्योंकि लिमिटेड जो है वो 65 वर्ष है। और अगर वो 65 वर्ष नहीं है हुआ अभी तो वो अपने कार्यकाल को 6 साल के पूरा करेगा। ठीक है। तो ध्यान से सुनना, हमने सबसे पहले कहा कि इसका त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को देता है और इसका कार्यकाल 6 या 65 वर्ष का होता है। ठीक है। अब देखो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, इसको पद से हटाना, पद से हटाना। ठीक है, इसको पद से हटाना। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके कार्यकाल से पहले पद से हटाया जा सकता है। इसकी केवल एक कंडीशन है कि जब वो अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो। अगर भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने कार्यों को जो है करने में असमर्थ होता है तो उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। और हटाने की केवल एक प्रक्रिया है, ध्यान से सुनना। दो बातें हैं, कार्य करने में असमर्थ हो तो पद से हटा सकते हैं, और कब हटा सकते हैं, तब हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वही सेम प्रक्रिया जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने की है। अब वो प्रक्रिया कहाँ है तो उसको हम जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की वीडियो में बात करेंगे। वैसे जो है लोकसभा में विधेयक लाया जाता है और उपस्थित सदस्यों के बहुमत से वो पारित हो जाता है। फिर राष्ट्रपति का जब अभिभाषण होता है सदन में तो उसके बाद वो इसको हटाने की घोषणा कर सकता है। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि पद से हटाना, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके कार्यकाल से पहले पद से हटाया जा सकता है। उसका केवल एक है कि वो जब अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो, और हटाने की प्रक्रिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगी। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसमें जो है दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है? एक इसमें आता है अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149। सबसे पहले हमने कहा था आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 कहता है भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 149 की। तो आर्टिकल 149 बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या है ये? जो है कैग के कार्यों और शक्तियों को बताता है, कार्यों और शक्ति।
तो कैग की कार्यों और शक्तियों का वर्णन जो दिया गया है वो आर्टिकल 149 में दिया गया है। अब मैंने आपको कार्य तो बता दिया है इसका कि सरकार के धन की प्राप्ति और व्यय यानी कि जो खर्च हुआ है उसका जो है क्या करता है, डाटा रखता है, उसका ब्यौरा रखता है, ठीक है। दूसरा, हम शक्तियां इसकी बात करें तो इसकी पावर्स बड़ी सारी है, ये अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। कैसे, देखो ध्यान से, अगर हम बात करें जो सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है सरकार के पास, वो कहां पर रहता है, तो आपने सुना होगा संविधान में है संचित निधि, भारत की संचित निधि, या फिर दूसरा आता है आकस्मिक निधि, संचित निधि या फिर आकस्मिक निधि। तो यहां पर जो है पैसा पड़ा हुआ है सरकार और जनता का, ठीक है। तो आप भारत की संचित निधि से जो भी धन निकाला जाएगा या उसमें डाला जाएगा तो उसके आय और व्यय यानी कि खर्च और प्राप्ति का वर्णन रखेगा, उसका लेखा परीक्षण करेगा, उसको ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा कौन, कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, ध्यान से सुनना। उसके बाद अब सबसे ये हो गया आर्टिकल 149 कि कैग के कार्यों और शक्तियों का वर्णन किया गया है। एक आर्टिकल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, जो आर्टिकल है अनुच्छेद 151, आर्टिकल 151। देखो आर्टिकल 151 ये कहता है कि कैग जो है जो रिपोर्ट बनाएगा, जो जांच करने के बाद रिपोर्ट ऑडिट करेगा, वो अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर है, अगर हम बात करें 151 में, तो 151 में जो है कैग की रिपोर्ट का प्रस्ताव है, क्या है, रिपोर्ट का, यानी कि कैग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा। तो देखो ध्यान से, यहां पर अगर बात आती है रिपोर्ट प्रस्तुत करने की, तो दो बातें हैं रिपोर्ट प्रस्तुत करने से। एक तो ये जो है केंद्र स्तर पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, केंद्र स्तर पर, ठीक है, और एक जो है जब ये राज्यों का लेखा परीक्षण करेगा तो राज्य स्तर पर करेगा, राज्य स्तर पर, ठीक है। अगर जो है ये केंद्र स्तर पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है, यानी कि ये जो है लेखा परीक्षण केंद्र का कर रहा है, केंद्र सरकार के बारे के खर्चों की जांच कर रहा है, तो ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा किसको, राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति। तो अपनी ये लेखा जो रिपोर्ट है वो केंद्र स्तर पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर जो है वो किसको प्रस्तुत करेगा, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। और अगर वो राज्य स्तर पर जो है रिपोर्ट तैयार कर रहा है तो राज्य स्तर पर ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा, राज्यपाल को करेगा, किसको करेगा, राज्यपाल को करेगा। आपने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जब ये आर्टिकल 151 में के तहत जो है कैग की रिपोर्ट का प्राप्त बताया गया है कि अगर वो केंद्र की रिपोर्ट तैयार कर रहा है तो राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उसको सदन के समक्ष उसको प्रस्तुत करेगा, और ये जो है राज्य स्तर की रिपोर्ट राज्यपाल को देगा, राज्यपाल उसको जो है विधानमंडल में जो है सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ठीक है। तो ये सारे प्रावधान किसके बारे में कहे गए हैं, तो ये सारे के सारे प्रावधान जो है वो कैग के बारे में कहे गए हैं। एक बार इसको दोबारा से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने कहा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संविधान के आर्टिकल 148 में जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, एक पद होगा कैग। संविधान में इसका वर्णन आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है। हमने कहा इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है सरकार के व्यय और प्राप्ति लेखा परीक्षण करना। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसको शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को संबोधित, इस्तीफा। इसके बाद हमने इसके तो इसका कार्यकाल 6 या फिर 65 वर्ष का होता है, 6 या फिर 65, यानी कि जो भी इनमें से पहले पूरी हो। उसके बाद हमने कहा पद से हटाना, अगर ये अपने कार्यों को करने में असमर्थ होता है तो इसको इसके पद से हटाया जा सकता है, और हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके B.R. अम्बेडकर ने इसके बारे में कहा कि संविधान में अगर कोई महत्वपूर्ण पद है तो वो जो है अधिकारी, तो वो कैग का है, ठीक है। और फिर हमने कहा कि आर्टिकल 149 में कैग के कार्यों और शक्तियों को बताया गया है, यानी कि संचित निधि भारत की आकस्मिक निधि से जो भी धन निकाला जाता है, यह राज्य की संचित निधि से जो धन निकाला जाता है उसका आय व्यय का विवरण ये रखता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 151 कहता है कि ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा, तो अगर ये केंद्र स्तर पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है तो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, और अगर राज्य स्तर पर कर रहा है तो फिर राज्यपाल को देगा, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं यहां पर, अगर हम बात करें भारत का प्रथम कैग कौन था, भारत के प्रथम कैग की बात करें, पहला जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक था वो कौन था, तो इसमें आ जाएगा वी नरहरि राव,
ठीक है। ये 1948 से 54 तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक रहे थे वी नरहरि राव। ठीक है। और अगर हम बात करें इस समय वर्तमान में कौन है, वर्तमान में अभी जो है 2025 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, तो नाम आ जाएगा संजय मूर्ति। संजय मूर्ति। तो वर्तमान में जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो है संजय मूर्ति। और ये प्रश्न अभी जो है एआरओ के राज्य निर्वाचन आयोग का पेपर था, संडे में सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड में, तो वहां पर ये प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है, कैग कौन है, तो संजय मूर्ति है। तो उम्मीद है कि आपको ये कैग के बारे में सब कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।